पहला क्वेश्चन लिखा है, मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी शूद्र जाति के थे। किस जाति के थे? शूद्र जाति के थे। गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया? गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई तब चंद्रगुप्त ने वकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिमों जनता से व्यक्ति के रूप में वसूला जाता था, किस वर्ष बंद किया? तो 1564 में जजिया कर को अकबर ने रोक लगाई। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी एक्स्ट्रा लेते हैं। DTJS 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। डी से दास प्रथा, टी से तीर्थ कर, जो तीर्थ यात्रा में जाने पर कर लगता था उसका अंत अकबर ने किया 1563 में। कब किया? 1563 में। जजिया कर का अंत अकबर ने कब किया? तो 1564 में। जे से जजिया कर। फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले जाने के लिए किस वर्ष आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित की अपनी राजधानी में परिवर्तन किया? तो 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और उस वर्ष उसने फतेहपुर सीकरी में अपना राजधानी परिवर्तन किया। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मदद ए मास। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र की उपाधि दी थी। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित एक ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? तो अमल ए सालेह में। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? तो अजंता गुफाओं में अंकित चित्र भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन वृत्त की घटनाएं को दर्शाते हैं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया। 18 जून 1576 में लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान और हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो भारत में रेल यातायात का आरंभ लाल डलहौजी के शासनकाल में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार का जो मुख्य भाग था वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। सबसे पहले काम चालू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसकी मृत्यु हो गई थी बनवाते वक्त। फिर उसका जो पूर्ण काम था इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो सामूगढ़ का जो युद्ध है वो 1658 में हुआ। कब हुआ? 1658 ईसा पूर्व। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बन के आया? तो प्रथम पुर्तगाली जो वायसराय था 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बन के आया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बन के आया। अल्बुकर्क ने गोवा को कब व किससे जीता? तो जो अल्बुकर्क थे उन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को जीता था। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर था टॉमस स्मिथ। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो सैयद बंधुओं का जो पतन है वो मोहम्मद शाह के समय में हुआ। कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली? तो कलकत्ता की नगर जो था, कलकत्ता को बसाया था जाब चार नौक ने।
भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने स्थापित की? तो भारत में फ्रांसीसियों की जो प्रथम कोठी थी वो सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने स्थापित की। 1668 में फ्रैंको कैरो ने स्थापित की। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो पांडिचेरी की स्थापना की थी 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने। पांडिचेरी की स्थापना की थी 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयर कूट ने। सर आयर कूट ने। और वांडीवास का जो युद्ध था वो कब लड़ा? तो 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? तो तृतीय कर्नाटक संधि युद्ध की संधि का नाम था पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुई थी? जो ये युद्ध संधि हुई थी वो पेरिस की जो संधि हुई थी वो 1763 में हुई थी, जब वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, जिसमें से हमारे फ्रांसीसी लोग हार गए थे। फ्रांसीसी लोग हार गए थे अंग्रेज़ों से, तब ये कर्नाटक की तृतीय संधि हुई थी। तो पहली संधि कब हुई थी, इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो पहली संधि हुई थी वह हुई थी तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, वो हुआ था 1740 से लेकर 1748 के मध्य। इनके बीच तक 8 सालों तक युद्ध चला। और इसमें जो ये संधि हुई थी उसमें एला फापल की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? एला फापल की संधि कहा जाता है। एला फापल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1749 से लेकर 1754 तक चला था। 1749 से लेकर 1754 तक। इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी। पांडिचेरी की संधि हुई थी। इस संधि को नाम जाना जाता है पांडिचेरी की संधि। तीसरी जो हुई थी कर्नाटक संधि हुई थी, जो 1758 से लेकर 1763 तक चली थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो 1760 में वांडीवास का जो निर्णायक युद्ध था उसमें फ्रांसीसी हार गए थे, तो 1763 में पेरिस की संधि हुई। यह एक शांति संधि थी। शांति समझौता एक प्रकार से था। और इसने अंग्रेज़ों को भारत में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बना दिया। जो यूरोपी फ्रांसीसी भी एक प्रकार के यूरोपी थे, तो जब अंग्रेज जीत गए इस युद्ध में, वांडीवास के युद्ध में, तो ये साबित हो गया कि भारत जो जो इंग्लैंड वासी हैं, जो इंग्लैंड वाले हैं, वो भारत की एक सर्वोच्च शक्ति हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की युद्ध संधियाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति रखी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? तो चंद्रनगर की जो बस्ती थी फ्रांसीसियों को शाइस्ता खान ने भेंट की थी। मुगल बादशाह ने किस फ्रेंच गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की? तो मुगल बादशाह ने किस फ्रेंच गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले ने। किसने प्रदान की? डुप्ले ने। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में तंबाकू का उत्पादन किया। तंबाकू खाओ। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने जो अपनी राजधानी थी मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर में स्थापित की। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण किसने कराया? तो जो अमृतसर जलाशय था उसमें हर मंदिर का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों का सैन्य संगठन का रूप किसने दिया? तो सिखों का सैन्य संगठन का रूप दिया था गुरु हरगोविंद जी ने। श्री गुरु हरगोविंद जी ने। अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने कराया? तो अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण गुरु हरगोविंद ने कराया। सिखों के लिए 5 काकार किसने अनिवार्य किए? तो सिखों के लिए 5 काकार गुरु गोविंद सिंह ने अनिवार्य किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रथा की शुरुआत किसने की? पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या की थी 1708 ईस्वी में नंदेड़ में गुल खां नामक पठान ने। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी? 1708 ईस्वी में नंदेड़ में गुल खां नामक पठान ने। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के किसने चलाए? तो गुरु नानक और एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के बंदा बहादुर ने चलाए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ग्रुप डी रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 3 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे।
तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया? तो 1845 से लेकर 1846 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1848 से लेकर 1849 तक हुआ था। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें से क्या हुआ था, इसमें 1846 में अंग्रेज जीत गए थे। तो इसमें लाहौर की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? लाहौर की संधि हुई थी। और जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में, अंग्रेज जीत गए थे। तो इसमें हुआ था आपका जो युद्ध हुआ था, इसमें पंजाब का पूरा पंजाब का किसके अधीन चला गया था? अंग्रेजों के अधीन चला गया था। मतलब जो अंग्रेज का जो क्षेत्र थे वह शामिल हो गया था, पंजाब को शामिल कर लिया था अंग्रेजों ने जीत कर। इस बात को याद रखेंगे। लाहौर की संधि कब हुई थी? देखिए वही प्रश्न आ गया अगली बार, मार्च 1846 ईस्वी में। भैरवावल की संधि कब हुई? तो दिसंबर 1846 ईस्वी में। रणजीत सिंह का संबंध किस मिशल से था? तो जो रणजीत सिंह थे वो सुकरचकिया मिशल से थे। सुकरचकिया मिशल से थे। किस शासक की सहायता करने के बदले रणजीत सिंह ने राजा की उपाधि प्राप्त की? तो किस शासक की सहायता के बदले रणजीत सिंह ने राजा की उपाधि प्राप्त की थी? तो अफगानिस्तान के शासक जामन शाह की जब सहायता की थी तो उन्होंने राजा की उपाधि प्राप्त की। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना? तो जब रणजीत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी तो खड़क सिंह बने। कौन बने थे? खड़क सिंह। हैदर अली मैसूर का शासक बना। तो जो हैदर अली था वो मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में बना। हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद के से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया? तो हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया? तो कलकत्ता में। कहाँ किया? कलकत्ता में। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया? तो कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा 1781 में हेस्टिंग्स ने मदरसा की स्थापना की कोलकाता में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। गीता के अनुवादक विलियम विल्किंस, गीता के जो अनुवादक थे विलियम विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया? हेस्टिंग्स ने। किसने किया? हेस्टिंग्स ने। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। सालाबाई की संधि कब हुई? तो सालाबाई की संधि जो हुई थी 1782 ईस्वी में। किनके मध्य हुई थी? ये क्वेश्चन आ चुका है। सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच। अंग्रेजों के और मराठों के बीच। ये एसएससी सीजन में एग्जाम में आ चुका है। मंगलौर की संधि कब हुई थी? मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। इस बात को याद रखेंगे। प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण किसने कराया? तो प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण कराया था 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने। 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने। यह कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो यह कोड शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो जो कंपनी के कर्मचारी थे उन पर व्यक्तिगत व्यापार पर कार्नवालिस ने अपना प्रतिबंध लगाया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व किसने किया था? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वेलेजली से पहले किसने किया था? तो गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने किया था? गवर्नर डुप्ले ने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी वेलेजली ने की थी। किसने की थी? वेलेजली ने। कौन अपने को बंगाल का शेर कहता था? तो बंगाल का शेर कहता था वेलेजली। बंगाल का शेर कौन कहता था? वेलेजली अपने आप को। संगोली की संधि किनके बीच हुई थी? ये संधियाँ रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न, संगोली की संधि थी 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच। 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखाओं के बीच में संगोली की संधि हुई थी। पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ? तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ। याडम्बू की संधि किनके बीच हुई? तो याडम्बू की जो संधि हुई थी बर्मा में अंग्रेजों और के बीच हुई थी। बर्मा और अंग्रेजों के बीच 1826 में हुई थी। और जो संगोली की संधि थी 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में हुई थी। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? तो ठगी प्रथा जो थी वो 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमैन ने सहयोग से बेंटिंग ने किया था। कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी 1835 में। बैटिंग ने की थी। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था बेंटिंग ने। किसने लगाया था? बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पूरा नाम जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने कराई? तो कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मदद ऑकलैंड ने कराई थी। किसने कराई थी? ऑकलैंड ने कराई थी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर या बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर बैकुंठ पेरुमल मंदिर है उसका निर्माण पल्लव वंश के नंदीवर्मन ने कराया। पल्लव वंश के नंदीवर्मन ने कराया। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता था आहत सिक्के। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया? तो जो विश्व दुखों से भरा है महात्मा बुद्ध ने उसका ग्रहण उपनिषद से किया। कहाँ से किया? उपनिषद से किया है। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि क्या कहलाती थी? तो जो चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली मुक्ति भूमि थी चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। चतुर्वेदी मंगलम। और एक चीज़ और बता देते हैं, जो चोल काल में जो चोल काल था वह जैन सभाओं को भूमि दी जाती थी फ्री में। तो जैन सभाओं को दी जाती थी कर मुक्ति भूमि, उसको बोलते थे पलिचंदनम। पलिचंदनम। यह एग्जाम यूपी 888 के एग्जाम में आया था, जो आपका शायद लेखपाल का एग्जाम था, लेखपाल या वीडियो का एग्जाम था, उसमें आया था ये प्रश्न। चोल काल में जैन सभाओं को क्या कहा जाता था? तो पलिचंदनम। विद्यालयों को जो दी जाती थी भूमि, तो विद्यालय को दी जाने वाली भूमि को बोलते थे साला भोग। क्या बोलते थे? साला भोग। इस बात को ध्यान रखेंगे। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था उसमें मतलब तीन राजाओं की सेनाएं थी। एक तो पालों की थी, एक प्रतिहारों की थी, पाल प्रतिहार, और राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के चौथे राजवंश अरावीडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की? तो जो विजयनगर में चौथा था, एक तो पहले था तुम्हारा बहमन, जो अरावीडु वंश था उसकी स्थापना 1750 में की थी। 4 वंश थे, एक था तुलु, फिर सुलु, अरावीडु था, चौथा अरावीडु था, तीसरा था और एक था संगम वंश। संगम, तुलु, सुलु, अरावीडु। इस बात को याद रखेंगे। संगम वंश, तुलु, सुलु और अरावीडु। इन नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारत, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वाक्य किसने कहा? तो ये जियाबुद्दीन बर्नी ने कहा। किसने कहा? जियाबुद्दीन बर्नी ने। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिश्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भू राजस्व का निर्धारण किया गया था। किसके नेतृत्व में 1937 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1937 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। शेषुनाग वंश का किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो जो हमारी बौद्ध संगीति हुई थी तो राजा कौन था? काला शोक। पहला राजा कौन था? आजाद शत्रु। दूसरा काला अशोक था जब दूसरी बैठक हुई थी। तीसरा कौन था? अशोक। चौथा कनिष्क था। ये 4 हमारे बौद्ध संगीतियों के राजा थे, क्रमबद्ध हैं ये। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी, ये 383 ईसा पूर्व हुई थी बौद्ध संगीति, ये 250 ईसा पूर्व हुई थी और ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी में ये ईसा मसीह के जन्म का था, ये भी ईसा मसीह के जन्म के पहले था, ये भी ईसा मसीह के जन्म के पहले था। जब जिस सदी में ईसा मसीह जन्म लिए थे उसी शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? तो वह महारानी थी नूरजहाँ। हाइडे स्पीच का युद्ध जो झेलम का युद्ध कहलाता है उसको 326 बीसी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइडे। इसको बोलते हैं वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। कब हुआ था? 326 बीसी में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना है कौन था?
तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान जो था वो इब्राहिम गारदी था। इब्राहिम गारदी था। लिखा है, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया? तो गौड़ के राजा शशांक के द्वारा इसे कटवाया गया था। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो कहाँ अंकित है? प्रयाग में। अशोक का शांति संदेश और समुद्रगुप्त का सैन्य विजय जो अभियान था वो प्रयाग की प्रशस्ति पर अंकित है। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी कलिंजर विजय। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? कलिंजर में हुई थी। किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञापत्र प्रदान किया? तो कौन मुगल सम्राट था? वो फर्रुख सियर था। कौन था? फर्रुख सियर। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई? तो चोल शासक के समय में जो सर्वाधिक प्रतिमा प्रसिद्ध हुई थी वो नटराज की शिव मूर्ति, जो कांसे की प्रतिमा थी। कैसी थी? कांसे की प्रतिमा थी। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो महरौली अभिलेख जो था उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती है। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा है? तो बदायूनी ने इस्लाम विरोधी किसे कहा है? अकबर। इस्लाम विरोधी किसे कहा है? अकबर को। बदायूनी द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बदायूनी द्वारा एक लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका नाम है मुंतखब उत त्वारीख मुंतखब ए त्वारीख। ये बदायूनी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो बहुत ही प्रचलित है। और यह एग्जाम में पूछा गया था कि बदायूनी द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक बदायूनी द्वारा लिखी गई है? तो मुंतखब उत त्वारीख। यह एग्ज़ाम में आया था, दिल्ली डीएसएसबी में आया था। दिल्ली डीएसएसबी टीजीटी के एग्ज़ाम में आया था, टीचर के एग्ज़ाम में आया था। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन थे? तो शतपथ ब्राह्मण के जो रचयिता थे वो याज्ञवल्क्य थे। कौन थे? याज्ञवल्क्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था। तो ज्ञान ही जो मोक्ष का मार्ग है वो रामानुज दर्शन का सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? तो अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका थी रानी दुर्गावती। कौन थी? रानी दुर्गावती। मित्र मेला अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो मित्र मेला अभिनव भारत संगठन के संस्थापक वीडी सावरकर थे। वीडी सावरकर। अभिनव भारत संगठन जो था इसका स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने संथाल विद्रोह का वर्णन कब किया? आनंद मठ में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था तो बेसिन की संधि थी। यह रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बेसिन की संधि कब हुआ? बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे? तो नगर इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे 6 समितियां। चिटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व किसने किया था? तो चिटगांव शस्त्रागार लूट का नेतृत्व सूरसेन ने किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय की उपाधि जो थी राजा की अकबर द्वितीय ने दी थी। कब दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। किस ग्रंथ को दयाश्रय के नाम से भी जाना जाता है? तो किस ग्रंथ को दयाश्रय के नाम से जाना जाता है? कुमारपाल चरित को जाना जाता है। कुमारपाल चरित को। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसने बड़ी संख्या में तांबा और चांदी के जो मिश्रण से निर्मित सिक्के थे उन्हें अद्धा और विक कहा जाता था। अद्या या विक कहा जाता था। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया? तो जलाली नाम का जो चौकोर आकार का रुपया था उसको अकबर ने चालू कराया। एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया? तो जो एडवर्ड टेरी आया था वो जहांगीर के समय में आया था।
1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1888 में जो इलाहाबाद में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 1248 थी। कितनी थी? 1248। प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 ईस्वी में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो प्रथम नियमित ट्रेड यूनियन 1918 था वो वीपी वाडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। लेन पून ने किसके विषय में कहा था? उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान, पर उसका जीवन दुर्भाग्य की कहानी है। इतिहास में किसी भी सम्राट का ऐसा विरोधाभासी नाम नहीं मिलता। लेन पुल ने किसके विषय में कहा था कि उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान? तो हुमायूं के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? हुमायूं के बारे में कहा था। भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख है? तो जो भारत का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसे पढ़ा जा सका पहली बार? तो अशोक का अभिलेख है। क्या है? अशोक का अभिलेख है।